Hello and welcome back to Hug Your Bug. In today's video, we are going to discuss the structure of a C++ program. But before diving into this video, I would like to request you, अगर आप C++ को बहुत बिगनिंग से सीखना चाहते हैं तो सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगी. आपको उनको लेक्चर वाइज फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम की, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी एक लाइव एग्जाम्पल के साथ, एक कोड के साथ. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो पूरा जो C++ का प्रोग्राम है ना, ये मेनली 6 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज योर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. अब इसमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको कोड में दिखाऊंगी. अभी के लिए आप पहले सारे सेक्शंस जान लीजिए कि कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में. सेकेंड इज योर लिंकिंग सेक्शन, या फिर इसको कुछ लोग लिंक सेक्शन भी बोलते हैं. थर्ड इज योर, अब अगर मैं लिंक सेक्शन की बात करूँ ना, तो ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है इसका हेडर फाइल सेक्शन और दूसरा है नेम स्पेसेस. अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की. सो द थर्ड सेक्शन इज योर डेफिनेशन सेक्शन. फोर्थ इज योर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. योर फिफ्थ सेक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन section, and your sixth section is main function section. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड लिंकिंग, थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिफ्थ यूजर डिफाइंड एंड सिक्स्थ मेन फंक्शन सेक्शन. अब चलिए, अब मैं आपको एक लाइव कोड लिख के दिखाती हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाएं कि किस लाइन ऑफ कोड को किस सेक्शन में हम लिखते हैं या लिखना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम हियर. सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है C++ का, जिसमें मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया है. चलिए, अब इसी प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको ये ऑल 6 जो हमारे सेक्शंस थे ना, वो C++ की, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले मैं इसको रन करती हूँ. अच्छा, आर हमने मिस कर दिया था यहाँ पे, तो ये मैंने आर लिख के वापस इसको रन किया. और मैं यहाँ पे अगर 2 पास करूँ आर की वैल्यू, 2 2 जा 4 3 जा 12, इट्स ओके. वेल, चलो अब इसी प्रोग्राम की हेल्प से हम समझते हैं. सब जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसका नोट्स बनाते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा. वेल, तो अभी मैंने आपको जो नोट्स में लिख के दिया था 6 सेक्शन, उसमें सबसे पहला सेक्शन मैंने लिखा था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. तो दिस इज योर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. अब बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, ये वो सेक्शन है जिसमें हम कुछ कॉमेंट लाइन लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम्स लॉजिक. सपोज दैट अभी इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम, तो मैंने टॉप पे कमेंट करके इसे लिख दिया है. अब इसके लिए कमेंट लाइंस के लिए आपको क्या करना होता है, ईदर अगर आपको सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हो. या फिर अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो फिर आप इस तरीके से एक फॉरवर्ड स्लैश देन एस्ट्रिक और लास्ट में पहले एस्ट्रिक एंड देन फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हो. इससे क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर है वो इस दोनों लाइन को रीड नहीं करेगा, वो इनको इग्नोर कर देगा. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट में, अपने प्रोग्राम का पर्पस लिख सकते हैं. कभी कभी हमें ऑथर का नेम मेंशन करना होता है, हम वो मेंशन कर सकते हैं. या फिर कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड है वो मुझे कहाँ लिखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में. ठीक है, और ये हमेशा टॉप पे होता है, बट एज पर द नीड हम इसे साइड में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त मैंने कोड किया मुझे उस वक्त पता है कि मैंने आर को यहाँ एज अ रेडियस यूज़ किया है. बट कभी ऐसा होगा कि बहुत लेंदी प्रोग्राम में
मुझे बाद में चल के मैं ये भूल सकती हूँ कि मैंने आर को रेडियस यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे भी साइड में कमेंट करके लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू रेडियस। तो आप एज पर योर नीड आप कहीं भी कमेंट यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों लाइन हमारे किस सेक्शन में आ गई? ये बिलोंग करेंगी हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके लिख दूँ या साइड में लिख दूँ? मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, दीज आर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है हमारा वो है लिंकिंग सेक्शन। अब लिंकिंग सेक्शन में दो सेक्शंस होते हैं, एक तो हेडर फाइल होता है और दूसरा होता है हमारा नेम स्पेस। सबसे पहले देखते हैं हेडर फाइल। जनरली किसी भी प्रोग्राम में ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सब ना ऑलरेडी किसी C++ की लाइब्रेरी में डिफाइन करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ के लिए मैं बात करूँ तो IOStream एक लाइब्रेरी है जहाँ पे इनपुट, आउटपुट जैसे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो फंक्शंस है वो सब यहाँ पे डिफाइन करके रखे हुए हैं। अब अगर मुझे इनको यूज़ करना है तो मुझे इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा इन अ एंगुलर ब्रैकेट यूजिंग हैश इंक्लूड। तो ये जो हैश इंक्लूड वाला लाइन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं लिंकिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम इस लाइब्रेरी को अपने इस करेंट फाइल, ये जो हमारा prg1.cpp है, इसमें हम लिंक कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से किसी भी प्री डिफाइंड एलिमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो, आपको क्या करना होगा? आपको उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या है? बेसिकली नेम स्पेस जो है ना, ये ग्रुप है वेरियस एंटिटीज का, जैसे कि क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए। ठीक है, और इनमें और भी बहुत सारे जैसे C++ के टोकन्स वगैरह भी कुछ कुछ हैं, एक सिंगल नेम के अंदर रखे हुए हैं। अब अगर मुझे उनको यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा अपने इस फाइल में। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? यूजिंग नेम स्पेस std। एक यूज़र अपनी यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकता है। ये सब हम तब सीखेंगे जब हम नेम स्पेस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। बट अगर आप रेडीमेड नेम स्पेस यूज़ करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। जब आप अपना यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस बनाओगे तब भी आप ऐसे यूजिंग नेम स्पेस और अपने नेम स्पेस का नाम इस std की जगह पे मेंशन करोगे। std का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर लिंकिंग सेक्शन। सो लाइन नंबर 3 एंड 4 इज व्हाट? लिंकिंग सेक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन सेक्शन पे। दिस लाइन इज योर डेफिनेशन सेक्शन। जितने भी लाइंस में स्टार्टिंग में आपको एज अ प्रीफिक्स हैश डिफाइन मिलेगा वो सब डेफिनेशन सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या होता है? ये बेसिकली यूज किया जाता है कुछ कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए और उनको कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल 3.14 एक वैल्यू है, ये हमने पाई को असाइन कर दिया। अब मेरे पूरे प्रोग्राम में मैं जहां भी पाई यूज करूंगी ना, पाई रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। ठीक है, फोर्थ इज योर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है? कोई भी ऐसा वेरिएबल क्लास जो कि आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना चाहते हो, उसको आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस भी वेरिएबल को या क्लास को आप इस सेक्शन में डिक्लेयर करोगे स्टार्ट में बिफोर मेन, उसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम स्कोप की पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, इनमें जो कुछ भी क्लास वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उनका स्कोप होता है अनटिल द इंटायर प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब तक पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता तब तक वो अलाइव रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। मैं यहाँ पे एक क्लास भी बना के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जस्ट C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास भी डिक्लेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि क्लास हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है कैलकुल, या प्रिंट फंक्शन बनाती हूँ, प्रिंट फंक्शन एक बनाती हूँ। एंड यहाँ मैं एक यूज़र डिफाइंड स्टेटमेंट प्रिंट कर दूँगी, दिस इज हग योर bug, comma your learning platform। ठीक है, क्लास ए बनाया मैंने। अब
अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे अभी ये क्लास कैसे बनाया, मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना रही हूँ, कैसे बनेगा, इन सब पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि एक क्लास की एक C++ की फाइल के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं। और अगर आप देखो जब, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ये किस सेक्शन को बिलोंग करता है और ये कैसे काम करेगा। तो मैंने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट मेथड को कॉल कर लिया। एक बार रन करके देखिएगा। सेमीकोलन इट मिसिंग, टू, ठीक है, लाइन मैंने चेंज नहीं किया था यहाँ पे। अब C++ में ईच एंड एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे किसी भी लाइन में, वो टर्मिनेट किससे किया जाएगा, सेमीकोलन से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑलराइट, वेल। तो अभी आपने कौन कौन से सेक्शंस देख लिए, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देखा, लिंकिंग देखा, डेफिनेशन देखा, ग्लोबल डिक्लेरेशन देखा। ये जो क्लास है ना, ये भी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही आता है, सो दैट अब इस पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं भी क्लास ए को यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट, अब देखो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। कैल एरिया क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मीन्स ये जो है, ये जो फंक्शन है इसे मैंने डिफाइन किया। इसकी डेफिनेशन किसने लिखी है, मैंने लिखी। ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस मैं लिख रही हूँ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे इस कोड में मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन को मेन से पहले रखा है, एंड मैंने इसको बोला कि ये मेरा 5th सेक्शन है। बट ये हम मेन के बाद भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वन हो या मल्टीपल हो, मैं जो भी बनाऊंगी उसको मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगी, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ यूज हो रहा है, मेन में यूज हो रहा है। तो यूज होने से पहले इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रख दिया है। एंड लास्ट इज योर, अब इसको ना मैं मेन के बाद भी लिख सकती हूँ। मीन्स ये जो हमारा 5th सेक्शन है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन का, ये मेन के बाद भी हो सकता है। मैंने यहाँ से कट किया और मेन के बाद पेस्ट कर दिया। अब जब मैं रन करूंगी तो एक एरर आएगा। एरर है कि कैल एरिया को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब लाइन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एग्जीक्यूशन हमारा लाइन नंबर 19 से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। तो जब लाइन नंबर 21, 22, 23 एंड देन 24 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो कैल एरिया फंक्शन कॉल होगा। और जिस वक्त लाइन नंबर 24 पे कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करना चाहेगा, उस वक्त तक कैल एरिया के बारे में कंपाइलर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन को नीचे लिखना चाहते हैं मेन के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कैल एरिया का डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन मीन्स ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मीन्स उसका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, फंक्शन का नेम, वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है और उसमें कितने आर्गुमेंट हैं, एंड उन आर्गुमेंट का टाइप क्या है। तो ये रहा कैल एरिया, फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया, उसका रिटर्न टाइप लिख दिया, और वो फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास हुआ है और उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये प्रॉपर रन कर जाएगा, ठीक है। जबकि प्रीवियस कोड में मुझे ये लिखने की नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी ये लिखने की नीड, बिकॉज मैंने पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फंक्शन का यहाँ रख दिया था, तो फिर मुझे सिर्फ डिक्लेरेशन की नीड नहीं थी। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट करके, और जनरली ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही रखा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया। तो डिक्लेरेशन का मतलब है आप चाहे वेरिएबल डिक्लेयर करो या कोई फंक्शन डिक्लेयर करो। तो अगर इस केस में आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को मेन के बाद डिफाइन करना चाहते हो, तो आप मेन से पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जितने भी आपके फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन यहाँ रख दोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक लाइन का यहाँ स्पेस दे देती हूँ सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए हर सेक्शन के बीच में। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब ये है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, दैट इज योर मेन फंक्शन सेक्शन, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मेन फंक्शन सेक्शन, वैसे तो सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है बट ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये कंपाइलर को बताता है कि आपको प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है, किस पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, इसीलिए हम इसको एंट्री गेट भी बोलते हैं। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं मेन फंक्शन में वो सब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो कोड होता है इसी को हम मेन फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। और ये जो हमने सिंगल सिंगल लाइन लिखा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दिस आर नोन एज सिंगल इंस्ट्रक्शंस। और ये जब हम इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देते हैं तो ये फिर क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। तो लाइन नंबर 23 इज एन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, 24 इज एन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, लाइकवाइज 25, 26, बट जब हमने इनको कलेक्टिव लिखा तो फिर ये एक प्रोग्राम कहलाएगा। जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेन फंक्शन की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाते हैं उसके बाद कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर आ जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और इसके बाद कोड में कोई दूसरा एग्जीक्यूशन नहीं होता है। सो स्टार्ट होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस से और एंड हो जाएगा क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस पे। आई होप आपको ऑल 6 सेक्शन क्लियर हो गए। तो अब इसी प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन हमारे लिए मैंडेटरी है लिखना, जिसके बिना हम कोड नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम C++ की बात करें तो अभी के लिए मैं ज़रा इसको रिमूव करती हूँ। क्या इसके बिना हमारा कोड वर्क करेगा? रन करके देखते हैं। टॉप टू बॉटम में आऊँगी, यस अभी भी वर्क कर रहा है। अब ज़रा मैं इस लाइन को कॉमेंट कर देती हूँ जो हमारी लाइब्रेरी है, क्या अब ये कोड वर्क करेगा? नहीं, बिकॉज एरर क्या आ रहा है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। सी आउट का डिक्लेरेशन कहाँ रखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम में रखा हुआ है, तो मेरे लिए ये मैंडेटरी है। ठीक, अब इस लाइन को जरा मैं कमेंट करूं तो क्या इसके बिना वर्क करेगा हमारा कोड? अगेन सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि इसकी जगह पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, stdsro यूज करना पड़ेगा। अब किसी दूसरे सी आउट में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ ये यूज करना पड़ेगा, देन इस सीन में भी मुझे यूज करना पड़ेगा। तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, क्योंकि सी आउट का डिक्लेरेशन कहाँ रखा हुआ है, std नेम स्पेस में रखा हुआ है। तो अगर वो रिमूव करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये लिखना टफ है ना, बार बार लिखना होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे वो लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी हमने रिमूव कर दिया। अब आते हैं इस लाइन पे, क्या मुझे ये लिखने की नीड है, इसके बिना प्रोग्राम हमारा वर्क नहीं करेगा? पाई यूज किया है हमने और पाई की वैल्यू नहीं मेंशन की है, तो ये लो मैं यहीं पे 3.14 लिख देती हूँ। क्या उसकी नीड है? नहीं, उसकी भी नीड नहीं है, तो ये भी मैं रिमूव कर देती हूँ। अब बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन की। तो ये जो मैंने एरिया को ग्लोबली डिक्लेयर किया है वो इसलिए किया है बिकॉज इसी एरिया को मैंने मेन में यूज़ किया है और इसी एरिया को यहाँ मैंने इस फंक्शन के डेफिनेशन में भी यूज़ किया है, और मैं एरिया रिटर्न नहीं कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने एरिया को यहाँ ग्लोबल बनाया है। अगर मैं क्या ये ना लिखूँ तो मेरा काम चलेगा, एरिया। अब प्रॉब्लम है क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है एरिया कैसा होता है, तो इसके लिए मैं इस कोड में चेंज कर देती हूँ कि मैं इस फंक्शन से ना एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर लेती हूँ। ठीक है, और इस एरिया में फ्लोट एरिया करके और यहाँ से रिटर्न कर देती हूँ मैं एरिया को, और इसका रिटर्न टाइप भी अब कैसा हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। अब रन करके देखिए, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक फ्लोट ए बनाती हूँ और इसमें मैं कैल एरिया को कॉल कर देती हूँ और एरिया की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ए। क्या अब ये वर्क करेगा? तो यहाँ से जो एरिया रिटर्न होकर जाएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा और हमने ए को
प्रिंट कर लिया। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये सब हम फंक्शन में देखेंगे वापस, बट अभी के लिए मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। बिकॉज आपने 6 सेक्शन देख के सोचा होगी अरे मुझे भी मैं कुछ कोड करूंगी तो क्या मुझे ऑल 6 सेक्शन लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको एज पर योर नीड अपने कोड में सेक्शंस इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ से ये फ्लोट एरिया भी रिमूव कर दिया। अब फ्लोट कैल एरिया इंट, ये मैंने क्यों पहले लिखा है? बिकॉज मैंने इसका डेफिनेशन बाद में लिखा है। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूंगी तो प्रॉब्लम आएगी, एरिया डिक्लेयर नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस लाइन को यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे मेन से पहले इसको रख देती हूँ। अब ये ओके है। रेडियस में मैंने 2 एंटर किया एंड दिस इज ऑल्सो वर्किंग। तो मैं इसको भी रिमूव कर सकती हूँ, ये भी रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे पास कितने कम सेक्शंस रह गए। अभी मेरे पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन रह गया, अच्छा ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्लास रह गया। अभी अगर मुझे क्लासेस की नीड है तो फिर तो मैं क्लास यहाँ रखूंगी, अदरवाइज मैं इस प्रिंट फंक्शन को भी यहाँ यूज कर सकती हूँ। बट चूंकि मैं C++ की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास रहने देती हूँ। तो ये है आपका एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। नाउ योर मेन फंक्शन सेक्शन। अब क्या मैं मेन को किसी और नाम से, जस्ट लाइक मैं मेन में कैलकुलेट फंक्शन बना सकती हूँ मेन को रिप्लेस करके? तो मुझे मेन फंक्शन सेक्शन की भी जरूरत है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में ही दोनों कवर हो जाएंगे। क्या लिखा? अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन सर्च करता है, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब कंपाइलर इस फाइल को कंपाइल करने आएगा तो क्या उसको मेन फंक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे इसकी नीड है। अगर मुझे एरिया बार बार अपने प्रोग्राम में कैलकुलेट करना है तभी मुझे कैल एरिया की नीड होगी। अगर नहीं करना बार बार कैलकुलेट, या फिर मैं नहीं चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में बहुत सारे सेक्शंस रखना, तो मैं क्या करूँगी, ये काम जो मैंने यहाँ किया है ये मैं फंक्शन से कट करके यहाँ कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं एक ही जगह क्या प्रिंट कर दूंगी? एरिया। तो क्या फिर इसकी भी रिक्वायरमेंट है? टू रेडियस एंड एरिया एंड योर यूजर डिफाइंड स्टेटमेंट। अभी देखिए आपके पास सिर्फ 3 सेक्शन बच गए, लिंकिंग सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन और मेन फंक्शन सेक्शन, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि मैं मेन फंक्शन को नहीं रिमूव कर सकती, ये मैंने देख लिया कि मैं लिंकिंग सेक्शन नहीं रिमूव कर सकती। अब बात आती है क्लास की। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में अभी मेरे पास एक क्लास है, तो इन केस आप जब ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर आपको इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज जब तक आप ऊप्स में नहीं हैं, आप बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं, तब तक आपको इस सेक्शन की भी नीड नहीं है। तो आपका वो भी रिमूव हो गया, और जब मैंने क्लास रिमूव किया तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकती हूँ। तो जितना काम हमने 6 सेक्शन को यूज करके किया था उतना काम हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया अपने 2 सेक्शन को यूज करके। तो अगर हम बात करें मिनिमम सेक्शंस की, आपके C++ की किसी भी फाइल को रन करने के लिए मिनिमम 2 सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज योर लिंकिंग सेक्शन जहां पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, एंड सेकंड इज योर मेन फंक्शन सेक्शन। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स ये सब अभी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी जो इस वीडियो का पर्पस था वो आपको स्ट्रक्चर दिखाना था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे तो आप उनको किस सेक्शन में लिखोगे, कौन सा एप्रोप्रिएट प्लेस होगा जहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन को आप ऐड ऑन करोगे। बट स्टार्टिंग में आपको उतने सेक्शन की नीड नहीं है, स्टार्टिंग में आप सिर्फ 2 सेक्शन से अपना काम करोगे। जैसे लेटर ऑन आप ऊप्स की तरफ अप्रोच कर रहे होगे, फंक्शन सीखोगे, तब आपकी कोड में और सारे सेक्शन ऐड होते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो एकदम से C++ का प्रोग्राम देख के परेशान हो जाते हैं, वो सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में मुझे लिख के बताना अगर कोई डाउट रह गया हो तो।
सो आई एम लिविंग विद यू अ क्वेश्चन कि सी आउट एंड सी इन को हम किस और नेम से जानते हैं? इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.